दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप सकते में आ जाएंगे। आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला हमारे सामने खड़ा है। और वो किसी बैंक का नहीं है, किसी उद्योगपति का नहीं है, बल्कि उस मंदिर का है जिसे राम भक्तों ने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है। अयोध्या का राम मंदिर घोटाला आज संघ परिवार के भीतर एक ऐसा गृह युद्ध छेड़ चुका है जिसकी गूंज नागपुर से लेकर के दिल्ली तक सुनाई दे रही है दोस्तों। और इस पूरे नाटक का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि इस बार पर्दे के पीछे से जो चालें चली जा रही है वो किसी विरोधी दल की नहीं है, बल्कि खुद प्रधानमंत्री कार्यालय की है। दोस्तों मैं कई दिनों से देख रहा था कि इस घोटाले पर तमाम बातें बिखरे तरीके से सामने आ रही हैं। कुछ तथ्य सही है, कुछ विश्लेषण सटीक हैं, लेकिन एक स्पष्ट तस्वीर उभर कर नहीं आ रही थी कि ये सब हो क्यों रहा है, इसका मतलब क्या है और ये देश की राजनीति को किस रूप में प्रभावित करने वाला है। इसीलिए आज मैं आपके सामने इस पूरे प्रकरण को सिलसिलेवार तरीके से रखूंगा ताकि असली तस्वीर आपकी आंखों के सामने साफ हो जाए। सबसे पहली बात जो समझनी जरूरी है वो ये है कि घोटाला महज पैसे की हेराफेरी का नहीं है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू धर्म का बुनियादी किरदार बदलने की मुहिम में जुटा हुआ है। संघ ने मंदिरों के प्रबंधन का एक ऐसा नया मॉडल तैयार किया है जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। सदियों से हमारे यहाँ पत्रम पुष्पम, फल फूल और मिठाई से पूजा करने की परंपरा रही है। श्रद्धालु अपनी हैसियत के मुताबिक भगवान को अर्पण करता था, लेकिन संघ के नियंत्रण वाले मंदिरों में यह परंपरा खत्म की जा रही है। अब वहां आस्था को सीधे रोकड़े में बदल दिया जा रहा है। हर श्रद्धालु से नगद चढ़ावा मांगा जाता है। धर्म का पूरी तरह से नकदीकरण कर दिया गया है। भक्ति की जगह भुगतान ने ले ली है और इसी नकदीकरण से जो करोड़ों अरबों का खजाना तैयार हुआ है उसी को लेकर के आज संघ और भाजपा के आला कमान के बीच रसाकसी चल रही है। दूसरा पहलू यह है कि संघ अब इस खजाने को अकेले हजम नहीं कर पा रहे हैं। मोदी और अमित शाह वाला भाजपा नेतृत्व चाहता है कि इस माल पानी में उसकी भी हिस्सेदारी हो, चाहे वो गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो या अयोध्या का रामलला का मंदिर हो। इन बंटवारों में हस्तक्षेप करके केंद्र सरकार एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहती है। वो संदेश ये है कि 2024 के चुनाव में संघ ने भाजपा को जिस तरह से झकझोरा था, बहुमत खोने पर जो छीटाकशी की थी, अब वो नज़ारा पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया है। अब संघ कमजोर हालत में है। वो मोदी और शाह को नैतिकता का पाठ पढ़ाने की स्थिति में नहीं है। अयोध्या में संघ के अपने कारकुनों द्वारा किए गए गबन को पकड़वा करके पीओमे ने पूरी बाजी पलट दी है। अब जरा उस रहस्यमय फोन कॉल की बात करते हैं जिसने इस पूरे मामले की परतें खोल दी है। बजरंग दल के संस्थापक और आजकल पूरी तरह हाशिए पर धकेल दिए गए विनय कटियार से 3 जुलाई की आधी रात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर बातचीत हुई। रात के करीब 1:30 से 2 बजे के बीच ये बातचीत हुई। कोई कह रहा है कि मोदी ने कटियार को फ़ोन किया, कोई कह रहा है कि कटियार ने मोदी को फ़ोन किया। लेकिन सवाल यह है कि दोनों में से कोई भी बात हो, आखिर मोदी को विनय कटियार से बात करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। कटियार आज की तारीख में भाजपा में कोई राजनीतिक हैसियत नहीं रखते, उनकी कोई औकात नहीं है पार्टी में। मोदी के पास तो पूछताछ टीम की 21 पेज की गोपनीय रिपोर्ट पहले से मौजूद है। उन्हें किसी अतिरिक्त जानकारी की ज़रूरत नहीं थी। कटियार से कहीं ज़्यादा भरोसेमंद सूचना स्रोत तो खुद मोदी द्वारा भेजे गए निपेंद्र मिश्रा थे जो अयोध्या में मौजूद थे। ये भी सोचिए कि आखिरी बार कब कटियार से मोदी ने फ़ोन पर बात की होगी। शायद खुद कटियार को भी याद नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद कटियार बड़ी मजबूती से दावा कर रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की। उन्होंने मोदी को मामले की पूरी जानकारी दी और बताया कि अयोध्या में ज़बरदस्त गबन हुआ है, बड़ी मात्रा में चोरी और हेराफेरी हुई है। मोदी ने पूछा कि आगे क्या होगा। कटियार ने जवाब दिया कि सब ठीक हो जाएगा। कटियार ने यह भी बताया कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव जैसे लोगों को अगर दोषी पाया गया तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। और यह भी दावा किया गया कि प्रधानमंत्री इस मामले पर बहुत चिंतित हैं और वो लगातार मोदी के संपर्क में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कटियार के इस दावे का न पार्टी की तरफ से कोई खंडन आया है, न पीओमे की तरफ से कोई खंडन आया है। इसका सीधा मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि इस पूरे प्रकरण के दौरान संघ और मोदी के बीच का संवाद पूरी तरह टूटा हुआ है। संघ के शीर्ष नेतृत्व से मोदी की सीधी कोई बात नहीं हो रही है। कटियार से बात करके मोदी दरअसल संघ तक एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। वो संदेश ये है कि पहले की तरह संघ का जो रुतबा था अब
मोदी उसे मानने के मूड में नहीं है। संघ के लोगों को भी वे भ्रष्टाचार के इल्जाम में जेल भेज सकते हैं और दूसरी तरफ से संघ भी अपने तरीके से मोदी के साथ संवाद कर रहा है। संघ के कार्यवाहक होसबोले ने जो वक्तव्य दिया है उसमें यह संवाद साफ देखा जा सकता है। होसबोले की भाषा की लफ्फाजी को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो उसका असली मर्म समझ में आ जाता है। पहली बात यह है कि राम मंदिर ट्रस्ट को किसी भी कीमत पर हाथ से निकलने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए यह प्रचारित किया जा रहा है कि जांच पड़ताल के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वो ट्रस्ट की अपनी पहल पर हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर भाजपा और संघ के विरोधियों की बात जनता ने सुन ली तो मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी खड़ी हो जाएगी और चुनाव में इस सरकार का नॉमिनेशन नहीं बचेगा। इसीलिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट का नियंत्रण छीनने की कोशिश से बाज आना चाहिए। ये भाजपा के लिए एक साफ चेतावनी है। संघ ये कह रहा है कि ये ट्रस्ट हमारी जेबी संपत्ति है, हमारी जेब से इसे निकालने की कोशिश की तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। कल यानी सोमवार को अयोध्या की मणि रामदास छावनी में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक की योजना अयोध्या, दिल्ली या लखनऊ में नहीं बल्कि नागपुर में बनी है। असली एजेंडा वो नहीं है। तो जो बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सबसे पहले चंपत राय, बंसल और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा होगी कि इन्हें स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन असल में इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ट्रस्ट को हर कीमत पर बचाना है। किससे बचाना है ये भी साफ है। बचाना है केंद्र सरकार से, बचाना है पीएमओ के हस्तक्षेप से। दूसरा उद्देश्य ट्रस्ट की साख बचाना। हालांकि साख तो नहीं बच सकती क्योंकि जो चीज नष्ट हो चुकी है उसे दोबारा जीवित नहीं किया जा सकता है। लेकिन तीसरा और सबसे असली एजेंडा यह है कि मंदिर प्रबंधन की भविष्य की व्यवस्थाओं पर चर्चा की जाए। यानी ठोस रूप से ये सोचना है कि केंद्र सरकार अगर सीईओ नियुक्त करने की कोशिश करे तो उसे कैसे बचाया जाए। संघ की चिंता ये नहीं है कि अगर निपेंद्र मिश्रा जैसे कोई अफसर ट्रस्ट पर बैठा दिया गया तो अयोध्या में उसकी जो निजी सल्तनत चल रही है वो चौपट हो जाएगी। बहुत बड़े पैमाने पर करोड़ों अरबों की रकम जो ट्रस्ट के जरिए मंदिरों से बाहर संघ के खुफिया खजाने में जाती है उसमें रुकावट आ जाएगी। यही वजह है कि संघ इतना बेचैन है। अब आइए समझते हैं कि इस पूरा भांडा फूटा कैसे। दरअसल ये पीएमओ की सुनियोजित पहल पर फूटा। अगर पीएमओ की पहल न होती तो जिस तरह से पहले लगाए गए तमाम आरोप दबा दिए गए थे ये भी दबा दिया जाता। जरा सोचिए कि क्या इससे पहले किसी ने रजनीश मिश्रा नाम के भाजपा नेता का नाम सुना था? अयोध्या से बाहर के लोगों ने शायद ही सुना हो। वो एक स्थानीय नेता है। प्रधानमंत्री का दफ्तर बहुत बड़ी चीज होता है। क्या इस नेता की इतनी हैसियत थी कि उसका लिखा पत्र सीधे पीएमओ में पहुंचा और पीएमओ तुरंत उस पर सक्रिय भी हो जाता है? ये मानना अनुचित ही होगा कि ये पत्र भी कुछ खास ताकतों द्वारा लिखवाया गया है। इसीलिए पत्र लिखे जाने के तुरंत बाद उस पर कार्रवाई हो गई। ये एक बड़ी योजना के तहत संपन्न कराया गया राजनीतिक कदम है। मोदी और शाह इसके जरिए संघ से 2024 के पुराने हिसाब चुकता कर रहे हैं। साथ ही अयोध्या पर बेरोक टोक चल रही संघ की हुकूमत को खत्म करने के मूड में है। पीएमओ का ये संघ पर आकस्मिक हमला है और इससे नागपुर सकते में है। चाहे होसबोले हो या मोहन भागवत हो, दोनों को साफ महसूस हो रहा है कि उनकी कुर्सियों के नीचे एक पतीला धीरे धीरे सुलगाया जा रहा है। ये पतीला निपेंद्र मिश्रा के जरिए लगाया गया है। दिल्ली से अयोध्या भेजे गए निपेंद्र मिश्रा ने योजना के मुताबिक ये काम बखूबी अंजाम दिया। अगर पीएमओ चाहता तो रजनीश मिश्रा का पत्र सीधे संघ को भेज सकता था या नागपुर को उसकी जानकारी दे सकता था। फिर संघ अपने तरीके से रजनीश मिश्रा से निपट लेता। लेकिन संघ को सपने में भी अंदाजा नहीं था कि पीएमओ इस पत्र को आधार बना करके अपने सबसे कुशल एजेंट निपेंद्र मिश्रा को अयोध्या भेज देगा। निपेंद्र जी बड़े हमलावर अंदाज में अयोध्या पहुंचे। उन्होंने तुरंत इस घोटाले को डकैती का नाम दे दिया। फिर ट्रस्ट पर दबाव बनाया कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक इंक्वायरी टीम गठित करने की सिफारिश करे। चंपत राय एंड कंपनी इस दाव को समझ नहीं पाई। उन्होंने योगी से सिफारिश कर, योगी ने एक स्पेशल इंक्वायरी टीम बनाई। ध्यान रखिए ये एसआईटी नहीं बल्कि एसईटी है, यानी कि स्पेशल इंक्वायरी टीम। एसआईटी अदालत के आदेश पर ही बन सकती है। जो टीम सक्रिय है वो अदालत के किसी आदेश पर नहीं बनी है।
उसका कार्यक्षेत्र केवल पूछताछ करने तक सीमित है, जांच पड़ताल करना नहीं है। लेकिन जनता पर प्रभाव डालने के लिए मीडिया में इसे एसआईटी का नाम दिया जा रहा है। जो भी हो, इस पूछताछ टीम की 21 पेज की गोपनीय रिपोर्ट ही वो पतीला बन गई है जो संघ के नीचे सुलग रहा है। पीएमओ ने इसे अपने पास मांग लिया है। इस रिपोर्ट के 3 पहलू खास हैं। पहला, उन 8 लोगों के नाम इस रिपोर्ट में दर्ज हैं जो इस समय जेल में हैं। दूसरा, बंसल, चंपत, अनिल मिश्रा, गोपाल राव की ओर टीम ने शक की सुई घुमा दी है, यानी अगर आगे कोई विस्तृत रिपोर्ट लिखी गई तो इन्हीं के खिलाफ लिखी जाएगी। तीसरा और सबसे धमाकेदार पहलू यह है कि इसमें ट्रस्ट पर सीईओ नियुक्त करने की सिफारिश दर्ज है। यही सिफारिश ट्रस्ट और संघ के हलक में हड्डी की तरह अटक गई है। दोस्तों, संघ परिवार चाहता तो राम मंदिर का बंदोबस्त भी देश के अन्य बड़े मंदिरों की तरह कर सकता था। ध्यान रहे कि 1950 में भारतीय विधि आयोग ने मंदिर के धन का दुरुपयोग रोकने के लिए कानून बनाने की सिफारिश की। इसके बाद कांग्रेस सरकारों ने हर बड़े मंदिर में चोरी और लूट रोकने के लिए इंतजाम किए। जवाहरलाल नेहरू के समय में 1955 में जगन्नाथपुरी मंदिर एक्ट बना। इंदिरा गांधी ने 1983 में काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट बनाया ताकि सारी देखरेख सरकार के अधिकारियों के हाथों में चली जाए। राजीव गांधी ने 1988 में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर एक्ट बनाया। इंडियन एक्सप्रेस में श्यामलला यादव ने विस्तार से बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर का बंदोबस्त अपने हाथ में लेने के लिए इंदिरा गांधी ने कितने जबरदस्त प्रयास किए थे। 44 साल पहले 4-5 जनवरी को बाबा विश्वनाथ के मंदिर से 2.5 किलो सोना का अर्घ चोरी हो गया था। उस समय कांग्रेस के श्रीपति मिश्रा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 28 जनवरी को ये अध्यादेश निकाल करके सरकार ने मंदिर का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। सवाल उठता है कि जो काम श्रीपति मिश्रा कर रहे थे वो काम मोदी क्यों नहीं कर सकते? जो काम श्रीपति मिश्रा कर रहे थे वो योगी नहीं क्यों नहीं कर सकते? इन दोनों को संविधान ने ये अधिकार दे रखे हैं। ये चाहे तो एक पल में दोषियों को वहां पहुंचा सकते हैं जहां पहुंचने के वो हकदार हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसीलिए कि इन दोनों का चुनाव भले संविधान के तहत हुआ है, लेकिन देश में एक गैर संवैधानिक सत्ता भी काम कर रही है जो इन दोनों से ऊपर है। ये दोनों दरअसल उस सत्ता के दावेदार भी हैं। ये गैर संवैधानिक सत्ता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। मोदी और योगी जो राजनीतिक एजेंडा चलाते हैं वो इसी गैर संवैधानिक सत्ता के दफ्तर में तय हो। लेकिन जब इस विचारधारात्मक एजेंडे में दिमाग चकरा देने वाले अरबों रुपए के करोड़ों का मसला आ जाता है तो मतभेद भी पैदा हो जाते हैं। यही मतभेद आज संघ परिवार की तीसरी गृह युद्ध के रूप में सामने आ रहा है। इसमें दाल जूतों में नहीं बट रही, बल्कि चढ़ावे की चोरी, भूमि के घोटाले और निर्माण सामग्री के कंपटीशन में बट रही है। रात के अंधेरे में खुफिया फोन किए जा रहे हैं, पतीले लगाए जा रहे हैं, खबरें चुनिंदा तरीके से लीक की जा रही है। यही है इस बदबूदार घोटाले की असलियत। संघ चाहता है कि ये घोटाला किसी तरह दब जाए, केंद्र चाहता है कि ये जीवित रहे। दोनों में से कोई नहीं चाहता बात इतनी बिगड़ जाए कि सत्ता ही हाथ से निकलने की नौबत आ जाए। लेकिन लड़ाई तो जारी है, जद्दोजहद चल रही है। संघ चाहता है कि किसी तरीके से नाक कटने से बच जाए। हालांकि नाक तो पूरी तरह कट चुकी है और कटी हुई नाक कभी दोबारा नहीं जुड़ती। शूर्पणखा की नाक भी दोबारा नहीं जुड़ी थी। संघ की नाक भला कैसे जुड़ेगी, ये देखने की बात है। यहाँ देखने की बात यह भी है कि संघ किस तरह गैर संवैधानिक सत्ता केंद्र की तरह देश में काम कर रहा है। एक टीवी चैनल पर एक कार्यक्रम में भाजपा के प्रवक्ता ने छूटते ही कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट का ताल्लुक तो विश्व हिंदू परिषद से है और उसके अध्यक्ष अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं। एंकर ने तुरंत इसे कुशलता से पकड़ा और पूछा कि ट्रस्ट तो सरकार ने बनाया है, ये विश्व हिंदू परिषद का कैसे हो गया? इस पर भाजपा का प्रवक्ता बगले झांकने लगा। यही असली हकीकत है। संघ बेखटके मानता है कि ये ट्रस्ट उनकी जेबी संपत्ति है। चंपत राय भी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इस घोटाले के भांडाफोड़ से पहले हालत ये थी कि न खाता न बही, जो चंपत राय कहे वही सही। इसके अब तमाम प्रमाण उपलब्ध हैं। पूर्व गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण ने चंपत राय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपनी मां के गहनों को गलवा करके लगभग 800 ग्राम से 1 किलो शुद्ध सोने की एक प्राचीन दुर्लभ रामचरितमानस बनवाई थी। करीब 1000 पन्नों वाली 24 कैरेट सोने की कोटिंग वाली इस रामायण की कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जाती है। यह अप्रैल 2024 में रामलला को भेंट की गई थी। कुछ महीने बाद ये रामायण मंदिर परिसर से गायब हो गई। ट्रस्ट के पास इसका कोई स्पष्ट रिकॉर्ड या हिसाब नहीं है। चंपत राय ने तो इसकी रसीद तक नहीं दी थी। लक्ष्मी नारायण ने जब पूछताछ की तो उन्हें बदसलूकी झेलनी पड़ी। कई घंटों इंतजार कराया गया।
एक बार 9 घंटे और फिर 4 घंटे तक बिठाया गया। इतने इंतजार के बाद जब चंपत राय मिले तो उन्होंने बड़े रूखे ढंग से कहा कि उनके पास ऐसे कई दान आते रहते हैं, वह इन सब का प्रदर्शन नहीं कर सकते, इन सब का हिसाब नहीं दे सकते। हालांकि उन्होंने वादा किया कि वे इस रामायण को रामलला के पास रखवा देंगे, लेकिन बाद में इस बात से भी मुकर गए। पूर्व आईएएस अफसर ने कहा कि चंपत राय का अहंकार 7वें आसमान पर है। उन्होंने अपमानित भी किया। जब वे गोपाल राव से मिले और शिकायत की तो गोपाल राव ने साफ कह दिया, यहाँ तो केवल चंपत की चलती है। इससे पहले सिंधी समाज द्वारा भगवान झूलेलाल की आकृति वाली 200 किलो सोने चांदी की ईंटों के दान का मामला भी सामने आ चुका था। ये दान भी चंपत राय के हाथ में दिया गया था, लेकिन इसकी भी कोई रसीद नहीं दी गई थी। अब कहा जा रहा है कि ईंटें गला करके छोटे छोटे टुकड़ों में ढाल दी गई है। इससे सिंधी समाज बहुत आहत है, क्योंकि गलाने पर उन पर बनी भगवान झूलेलाल की आकृति भी गल गई होगी। सिंधी समाज भगवान झूलेलाल को वरुण के अवतार के रूप में मान्यता देता है। एक एक करके ऐसे न जाने कितने मसले सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि गैर संवैधानिक सत्ता केंद्र आरएसएस के कारकुन किस हेकड़ी के साथ काम करते हैं। दोस्तों, हमारी और आपकी नज़र कल की ट्रस्ट की बैठक पर रहेगी। ये बैठक क्या रुख लेती है, इससे पता चलेगा कि संघ परिवार का ये गृह युद्ध किस दिशा में जाएगा। फिलहाल जैसा कि मैंने ऊपर बताया, ये गृह युद्ध में संघ सबसे कमज़ोर विकेट पर है और केंद्र सरकार पीएमओ के जरिए लगातार उसे अस्थिर करने में लगी हुई है। ये लड़ाई महज 2 सत्ता केंद्रों की लड़ाई नहीं है, ये उस पूरी विचारधारा की लड़ाई है जिसने धर्म को बाजार में बदल दिया है, आस्था को नोटों में तोलना शुरू कर दिया है। रामलला के नाम पर जो चढ़ावा आया वो किसके खजाने में गया, किसने उसे गला करके बेच दिया, किसकी जेब में गया? ये सवाल हर उस श्रद्धालु को पूछना चाहिए जिसने अपनी गाढ़ी कमाई से 1 रुपया भी वहाँ चढ़ाया है। दोस्तों, जब तक धर्म को गैर संवैधानिक सत्ता केंद्रों के हवाले किया जाता रहेगा, जब तक मंदिरों का प्रबंधन पारदर्शी संवैधानिक तरीके से नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसे घोटाले होते रहेंगे। नाम अलग होंगे, चेहरे अलग होंगे, लेकिन खेल वही रहेगा। आस्था के नाम पर लूट। ये घोटाले हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां धर्म के नाम पर चलने वाली संस्थाएं जवाबदेही से परे हों, जहां चढ़ावा कहाँ जा रहा है ये पूछना भी अपराध बन जाए, जहां माँ के गहने गला करके बनाई गई रामायण गायब हो जाए और कोई पूछने वाला ना हो। सोचिए दोस्तों, गंभीरता से सोचिएगा और कल की बैठक का इंतजार कीजिए, क्योंकि उससे कई परतें और खुलेंगी। इस पूरे प्रकरण पर मेरी अगली विश्लेषण आपके सामने जल्द होगी। तब तक के लिए आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।